प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल हिंदी व्याकरण भाग 6 का पठन पाठन करते हैं। आइए बच्चों, अब हम पाठ नंबर 23 यानी मुहावरे और लोकोक्तियों का अध्ययन करते हैं। मुहावरे बच्चों वो वाक्यांश होते हैं जिनका एक अपना अर्थ होता है। अगर हम इनके शब्दों को अलग अलग करके उनका अर्थ निकालने की कोशिश करें तो वो अर्थ सही नहीं बैठता। तो ये किसी खास चीज के लिए हम उपयोग में लाते हैं। मुहावरे वाक्य नहीं होते, ये क्या होते हैं? ये वाक्यांश होते हैं। मुहावरे वाक्य नहीं होते हैं, ये सिर्फ वाक्यांश होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, बल्कि इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वाक्य में ही करते हैं। इनका प्रयोग वाक्य में ही हो सकता है। ये वाक्य का अभिन्न अंग बन जाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावी बन जाती है। तो जब बच्चों आप अनुच्छेद लिखते हैं या निबंध लिखते हैं, अगर आप उसमें मुहावरों का प्रयोग करते हैं या लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो आपकी भाषा जो है वो सुंदर बन जाती है। तो आपके शिक्षक गण पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रमुख मुहावरे, उनके अर्थ और प्रयोग। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ होता है? किसी काम को करने से मना कर देना। मैं सदा उसकी सहायता करता रहा, परंतु जब मेरा वक्त आया तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंजर पंजर ढीले होना मतलब शरीर के प्रत्येक अंग का बुरी तरह थक जाना। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो ना तो आप क्या कहते हो? मेरे तो अंजर पंजर ही ढीले हो गए। पहाड़ी यात्रा में सड़क इतनी खराब थी कि बस में धक्के लग लग कर हमारे अंजर पंजर ढीले हो गए। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर बनना। जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो और आपकी अच्छी नौकरी लगती है तो आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो। वही व्यक्ति सुखी है जो अपने पैरों पर खड़ा है। आसमान के तारे गिनना मतलब नींद ना आना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें नींद नहीं आती तो हम क्या कहते हैं कि तुम तो आसमान के तारे ही गिन रहे हो। चिंता के कारण वह सारी रात आसमान के तारे गिनता रहा। आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना। पांडवों के ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या से जल भुन उठा। उस पर द्रौपदी के व्यंग्य बाणों ने आग में घी डाल दिया। आँच आना यानी कि हानि होना मतलब आपका कोई नुकसान हो जाना। तुम निश्चिंत होकर अपना काम करते रहो, मेरे होते हुए तुम पर कोई आँच भी नहीं आ सकती मतलब तुम्हारी कोई हानि नहीं हो सकती। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप हम कहते हैं किसी भी धोखेबाज या कपटी व्यक्ति को। उसने हमारी बड़ी आशाएं लगाई थी पर वह तो आस्तीन का सांप निकला। तो हमने उससे बहुत सारी आशाएं लगा रखी थी कि वो हमारा ये काम करके देगा, हमारा वो काम करके देगा, लेकिन वो क्या था? वो तो एक धोखेबाज व्यक्ति निकला। आसमान में उड़ना मतलब बहुत घमंड होना। रवि की हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी क्या आ गई है? वह तो आसमान में उड़ने लगा है मतलब बहुत ज्यादा घमंड से भर जाना। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। जैसे हम कहते हैं ना कि चुनाव के बाद नेताजी तो ईद का चांद ही हो गए हैं। राकेश कुछ मत पूछो, आजकल तो वह ईद का चांद हो रहा है। कमर कसना मतलब तैयार होना। यदि तुम चाहते हो कि सफलता तुम्हारे कदम चूमे तो अभी से कठिन परिश्रम करने के लिए कमर कस लो मतलब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ अगर तुम सफलता चाहते हो तो। कठपुतली बनाना, कठपुतली बनना, संकेत पर नाचना। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनता है। कंचन बरसना मतलब बहुत अधिक लाभ होना। जब से श्यामलाल के लड़के ने कारोबार अपने हाथ में लिया है उसके घर में कंचन बरसने लगा है। कंचन का मतलब क्या होता है बच्चों? सोना। तो सोना बरसने का अर्थ हो गया बहुत ज़्यादा लाभ होना। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, अच्छी नौकरी पा लेते हो तो आपके ऊपर भी क्या होता है? कंचन बरसने लगता है। कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना, किसी से जलन भाव रखना। मोहन की तरक्की देखकर उसके पड़ोसियों के कलेजे पर सांप लौटने लगे। काया पलट होना, पूर्ण परिवर्तन। रक्षा विदेश में क्या कर रही है कि उसकी काया ही पलट हो गई है। खाक छानना, इधर उधर भटकना। अपने भाई की तलाश में उसने अनेक गांव नगरों की खाक छाननी पड़ी। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी भूली बातों को याद करना। यदि तुम जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहते हो तो भविष्य की ओर देखो।
गड़े मुर्दे उखाड़ने से तुम्हें क्या लाभ होगा। मतलब हमें पुरानी बातों पर ध्यान ना देकर आगे की तरफ देखना चाहिए और आगे की तरफ ही अपने कदमों को अग्रसर रखना चाहिए। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ के सामने सही का चिन्ह लगाएं। आंखों का तारा, आंखों का तारा होता है बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय। ईद का चांद, बहुत कम दिखाई देना। कमर सीधी करना, आराम करना। जान पर खेलना, प्राणों की परवाह ना करना। पानी पानी होना, लज्जित होना। मुंह की खाना, पराजित होना। लोकोक्तियां। तो लोकोक्तियां क्या होती हैं बच्चों? लोकोक्तियां होती हैं लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई गई उक्ति। तो ये क्या है बच्चों? ये वाक्यांश ना होके ये पूरा एक वाक्य ही है जिसे हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग में ला सकते हैं। हम मुहावरों को तो वाक्यों में ही प्रयोग कर सकते थे, लेकिन लोकोक्तियों को हम स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ सीधा और स्पष्ट होता है। प्रमुख लोकोक्तियां, उनके अर्थ और प्रयोग। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब क्या है कि अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। तो जैसे कि जब बड़ा सा राष्ट्र निर्माण करना है तो उसके लिए सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्य सबको मिलकर करने से ही हो सकता है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब होता है दोहरा लाभ होना। जैसे कि आम तो है ही है और उसकी गुठलियों से दोबारा से आम का पौधा लगाया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना। रमेश अखबार पढ़कर रद्दी बेच देता है, आम के आम गुठलियों के दाम। आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। गुंडों से भिड़कर उसने सिद्ध कर दिया कि आ बैल मुझे मार। वे दोनों आपस में लड़ रहे थे, फिर तुम क्यों बीच में कूद पड़े। यह तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक जरूरत वाले को बहुत कम देना। इस क्षेत्र में बाढ़ ने ऐसी भयंकर तबाही मचाई है कि कम से कम 100 करोड़ रुपयों की अनुग्रह राशि मिलनी चाहिए थी। ऐसे में 10 करोड़ रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरा सिद्ध होंगे। ऊंट किस करवट बैठता है? भविष्य पर दृष्टि रखना। मतलब भविष्य में आगे क्या होने वाला है उस पर दृष्टि रखना। दो भाइयों की लड़ाई में उनका पड़ोसी कुछ नहीं बोला, चुप रहा। जब उसकी पत्नी ने उससे हस्तक्षेप करने को कहा तो उसने उसे रोक दिया और बोला, अभी देखें ऊंट किस करवट बैठता है। कोयले की दलाली में हाथ काला, बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। उस दुष्ट के साथ उठ बैठकर तुमने कार बदनामी मोल ली है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि कोयले की दलाली में हाथ काला होता है? मतलब अगर आप दुर्जन व्यक्ति का साथ देते हो तो आपको भी लोग दुर्जन ही समझते हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अमेल गठजोड़। आलोक ने सोचा कि एक क्रिकेट क्लब बनाया जाए। उसने ना जाने कहां से क्रिकेट जानने ना जानने वाले लड़कों को इकट्ठा करके क्लब बना भी दिया। जब एक दिन उसका मित्र हितेश उसका क्लब देखने आया तो उसे विचित्र क्लब को देखकर कह उठा, भाई वाह, यह ठीक रही, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। मतलब हमने ऐसे व्यक्तियों को उस क्लब में शामिल किया जिनको क्रिकेट के बारे में पूर्ण जानकारी भी नहीं थी, इसीलिए उसने इस लोकोक्ति का प्रयोग किया। घर का जोगी जोगिया आन गांव का सिद्ध। परिचित विद्वान को महत्व ना देकर अपरिचित को महत्व देना। हम लोगों की प्रवृत्ति ही ऐसी हो गई है कि हम भारतीय विद्वानों की बात पर ध्यान नहीं देते और वही बात यदि कोई विदेशी कहे तो सिर आंखों पर बिठा लेते हैं। हमारे बारे में यह सच ही है कि घर का जोगी जोगिया आन गांव का सिद्ध। मतलब कि अपने वाले लोगों को महत्व ना देकर हम दूसरों को ज्यादा महत्व देते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी को हर समय अपना भेद खुल जाने की आशंका लगी रहती है। जब तुमने कोई गलत काम नहीं किया फिर किस बात का डरना। कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है। जैसा देश वैसा भेष। अवसर के अनुसार बदल जाना। हर जगह और हर अवसर पर आपने ही सिद्धांतों का ढिंडोरा पीटना ठीक नहीं है।
जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कष्ट भोग लेने वाला व्यक्ति ही दूसरे के कष्टों का अनुभव कर सकता है। नेताओं को राशन की लंबी लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता, अस्पताल में यहाँ वहाँ धक्के नहीं खाने पड़ते। उन्हें आम आदमी के कष्टों का क्या पता। जाके पैर ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। आइए बच्चों, इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। नीचे स्तंभ अ में लोकोक्तियां और आ में उनके अर्थ दिए गए हैं। आप लोकोक्तियों को उनके सही अर्थ से मिला दीजिए। जैसा देश वैसा भेष, अवसर के अनुरूप बदल जाना। एक पंथ दो काज, एक साथ दो कार्य सिद्ध होना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। बिल्ली के भाग्य में छिंका टूटना, भाग्यवश अचानक काम बन जाना। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटपूर्ण आचरण। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।